हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नीट मोटिवेशनल स्टोरी के जर्नी में। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिसके हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि हम इंटरव्यू टाइप का कुछ प्लान कर रहे हैं। तो आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद हमारे पहले मेहमान आ चुके हैं, जो कि बहुत ही टॉप कॉलेज IMS BHU से हैं। तो फिर इनका इंट्रोडक्शन हम इन्हीं के जुबान से जानेंगे, जिसमें ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और किस कॉलेज से हैं ये भी देंगे। तो सर, आप थोड़ा अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है। नीट 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 429 था। 685 मार्क्स थे। मैं रांची यस में सर। रहता हूँ और IMS BHU का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। और IMS BHU अभी रिसेंट इंटरनेशनल सर्वे में वर्ल्ड का 72nd बेस्ट कॉलेज है और इंडिया का 6th बेस्ट। इसके आगे यस सर, वो IMS BHU पहले से ही वेटर कॉलेज रहा है। तो सर, आप हमें ये बता सकते हैं आपने नीट की प्रिपरेशन कहाँ से की है अपनी? नीट की प्रिपरेशन मैंने गोल में से की है, रांची गोल से। और यस सर। नीट की और प्रिपरेशन मतलब सभी लोग 11th से शुरू करते हैं। और मेरे यस चैनल पे एक वीडियो है, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने 12th के जून में शुरुआत की बायो पढ़ना अच्छे से। उससे पहले बायो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। बाकी किसी को अच्छे से यस जानना है तो वो वीडियो देख सकता है कि मतलब मेरे को स्ट्रीम ही ऑलमोस्ट चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास मैथ्स बायो दोनों थी। तो यस। 12th में मैंने अपना फोकस मैथ से हटाकर अच्छे से बायो को डेप्थ में पढ़ने में लगाया, और फिर एक साल के अंदर अच्छे से बिल्कुल तैयारी करके ये। तो सर, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था नीट? हाँ, अटेम्प्ट तो पहला ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, सिटिंग 12th के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर कर लिया, क्योंकि बहुत से लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ड्रॉप पे ड्रॉप लेते हैं, तब जाके नीट क्लियर होता है। आपने इतनी बड़ी परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे चैनल पे आए। हमारा सौभाग्य है ऐसा। तो आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? डेली मैं 11th तो मैं खासकर उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जिनकी 11th खराब हो चुकी है, उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने 11th की जब बोर्ड हुई, मेरी 11th में भी बोर्ड होता है, तो 11th का जो फाइनल एग्जाम था उसमें बायो में मेरे 57 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। 57 मतलब कि मेरा यस बायो सर। बेसलाइन कुछ नहीं था। उसमें भी 57 उन सब्जेक्ट्स में, मतलब बायो में, जब जो कि केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा लेवल बहुत खराब था। पर 12th में मैंने इससे मोटिवेट मतलब डिमोटिवेट न होते हुए लगातार हर दिन 5 घंटे कम से कम पढ़ता था। 5 से 8 घंटे मेरा मिनिमम था 12th का। उससे कम मैंने किसी दिन पढ़ा ही नहीं, यस चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो। और जिसके जैसे मंडे को एग्जाम होता था हमारा, हर मंडे, तो संडे को मैं कम यस। से कम 10 घंटे पढ़ता था, लगभग मैं हर संडे। बाकी हफ्ते में किसी दिन कम हो गया, 5 घंटे से कम नहीं होने देता था। और मैक्सिमम 8 से 10 घंटे से ज्यादा भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि दिमाग सैचुरेट हो जाता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सर, आपके ओपिनियन से एक एवरेज नीट एक्सपीरियंस को कितने घंटे पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी? अगर आप 11th से पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम बनाकर रखना है, उससे कम नहीं जाना है। क्योंकि एक दिन 10 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि आप 5 दिन 2-2 घंटे ही पढ़ें, क्योंकि वो आपके दिमाग में ज्यादा रिटेन रहता है। तो मेरे हिसाब से 5 घंटे या 3 घंटे मिनिमम, आपको 3 से 5 घंटे एवरेज, उससे कम जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कम जाएगा तो आपके रिजल्ट में नजर आने लगेगा। यस सर। जो आपने प्रिपरेशन की थी नीट की सर, वो कहीं कोचिंग जाकर अलग से किया था, यानी कि अपने घर पे ही रह के किया था? मतलब कहीं आप रूम लेकर बाहर पढ़ रहे थे या अपने सेल्फ होम पे पढ़ रहे थे? घर से ही पढ़ाई की है, मम्मी के साथ रह के, पापा के साथ रह के, रांची में हम्म। रह के पढ़ाई की है घर। तो सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे नीट की, तो उस समय सबसे अच्छा टाइम आपका कौन सा था? आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ, प्रिपरेशन का सबसे अच्छा टाइम था मेरा, मतलब कि जब मेरी इफिशियंसी सबसे ज्यादा थी। वो सबको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, बट वो मेरा जो टाइम था वो 27 फरवरी के आसपास से, मतलब जब मेरा बोर्ड चल रहा था, वो टाइम मेरा बेस्ट टाइम था। यस सर।
सभी, क्योंकि हमारे जो कोचिंग के टीचर थे उन्होंने बोला था कि बेटा तुमने साल भर एनसीईआरटी पढ़ी है, तो तुमको बोर्ड पे ध्यान न देकर, क्योंकि बोर्ड केवल एनसीईआरटी आता है, तो जो सोच रहे हैं कि यस एनसीईआरटी सर। करके बोर्ड कर लेते हैं, दोनों तो बात बराबर ही है। और उस वक्त मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पीक पर की थी कि बहुत ज्यादा सवाल लगाए थे। हर दिन मैं कम से कम 500 और कभी कभी तो 1000 सवाल भी हो जाते थे। ये 3 हफ्ते के अंदर मैंने अपना जो नंबर है कोचिंग में, लगभग में 450 का 500 का एवरेज मेरा आता था, और 3 से 4 हफ्ते के अंदर में मेरा एवरेज 450 500 से 600 650 के आसपास चला गया, केवल क्वेश्चंस बना के। और अपनी जो पुरानी गलतियां थी जो मैं भूल जाता था, मैंने एक कॉपी बना ली जिसमें अपनी गलतियां ही लिख दी और गलतियां ही रट गया। जैसे कोई यस फॉर्मूला सर। मुझे नहीं था उसका एप्लीकेशन, तो उस फॉर्मूला, जैसे एक रेंज का फॉर्मूला आता है प्रोजेक्टाइल में, एक होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट ये है और रेंज इतना है तो इस टाइम पे कहां पे होगा। एक फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स टैन थीटा माइनस, ऐसे लंबा सा अजीब सा इक्वेशन, अब तो उतना याद नहीं है। यस वो इक्वेशन मैं बहुत यस। भूलता था, और ये एक सिंपल इक्वेशन था, इसको मैंने जैसे लिख लिया तो याद हो गया। तो इसीलिए आप अपनी गलतियों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैंने अपनी गलतियां पे ध्यान दिया तो सुधर गया। यस सर। और अच्छे बात की, अच्छे समय की बात तो हमने कर ली, तो आप बताइए कि आपकी तैयारी के समय सबसे बुरा समय कौन सा था आपका, जिसमें आपको लगे कि आपका ये बुरा टाइम था। मेरी तैयारी का सबसे बुरा टाइम, देखिए मैंने एक और एग्जाम दिया था नीट के पहले, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम होती है, तो एनडीए। हाँ उसका इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ था। जनवरी के अंत, जनवरी की बात बता रहा हूं मैं, 15 जनवरी के पास मेरा एनडीए का इंटरव्यू से मैं रिजेक्ट होकर वापस आ गया। और रिजेक्ट होने के बाद जिस दिन आया था उसी दिन एक एग्जाम भी था कोचिंग में, तो पापा मम्मी ने बोला कि नहीं मत जाओ मत दो, क्योंकि वैसे ही तुम मतलब उतना अच्छा भी तुम्हारा मूड है नहीं अभी, कल ही मतलब रिजेक्ट, मतलब कल ही इंटरव्यू खराब गया है, तो आज क्यों जा रहे हो। तो फिर भी मैं जाकर दे दिया। उस दिन मेरा रिजल्ट जो था 300 के नीचे चला गया, तो वही वही मेरा सबसे खराब टाइम रहा। 300 से भी नीचे चला गया, लगभग में 277 नंबर आए थे, सबसे कम नंबर अभी तक के मेरे। तो रिजल्ट यस सर। होता है तो दुख तो लगता ही है, तो वही लोएस्ट पॉइंट था। ऐसा, तो आप इतने बड़े कॉलेज में पहुंच गए, नीट क्रैक किए, तो मैं स्टार्टिंग से जानना चाहता हूँ आपको नीट एग्जाम क्रैक करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है। नीट एग्जाम क्रैक करने की इंस्पिरेशन मुझे सबसे पहले तो कि ये मेरा प्लान बी था। स्टार्टिंग में मैं इसे अपना प्लान बी समझ के चलता था, पर जब इस फील्ड में आया तो मैंने बहुत, मेरे कुछ टीचर्स थे जो डॉक्टर थे, हमारी कोचिंग में कुछ टीचर्स थे जो डॉक्टर थे, और उनकी लाइफस्टाइल भी और उनका बोलने का तरीका बाकी लोगों से, प्लस जो वो सर्विस कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा मेरे घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है रांची में, और उसकी फैसिलिटीज देखो, उसकी चकाचौंध देखो तो कोई 5 स्टार होटल भी कम लगे उसके आगे। और यस सर। जितने लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग, कोई साधु आया है, कोई मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग, और जिनकी दुख दर्द खत्म कर रहे हैं वो, मतलब जितना सर्विस ये लोग दे रहे हैं, पैसे न भी मिले तो ये प्रोफेशन करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात होगा, क्योंकि जो सर्विस ये लोग कर रहे हैं वो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। यस सर। तो आप नीट एक्सपीरियंस के लिए सबसे जरूरी चीज रहती है कि डिमोटिवेट ना होना, बल्कि मोटिवेट रहना। तो जब कभी भी आप डिमोटिवेट होते थे तब आप क्या करते थे, क्या सॉल्यूशन निकालते थे उसका। देखिए, डिमोटिवेट न होने का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेशन आपको कभी, क्योंकि आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स देने हैं। फाइनल एग्जाम से पहले आपको कम से कम, मैंने तो सोच के रखा था कि 100 से ज्यादा पेपर मैंने दिए होंगे, कम से कम 100 दिए होंगे मॉक पेपर। और अगर आप 100 मॉक पेपर दे रहे हैं तो आपका हर मॉक पेपर अच्छा जा ही नहीं सकता, और एग्जाम खराब होगा तो आपको डिमोटिवेशन होगा ही।
और डिमोटिवेशन होगा तो एक ही तरीका है उससे टैकल करने का, आप अपने परिवार से बात कीजिए, और दूसरा कोई तरीका या फिर टीचर से बात कीजिए या दोस्तों से बात कीजिए। आपको कोई दूसरा इंसान ही आपके बुरे समय में मदद कर सकता है, कोई दूसरा तरीका नहीं। कोई मोटिवेशन वीडियो देख के आपका बहुत अ, फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं और अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। या फिर कोई आप किसी एक स्पेसिफिक चैनल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी नीट एमबीबीएस मोटिवेशन फैमिली है, इससे कुछ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप रेगुलरली जिससे जुड़े हुए हैं, कोई ह्यूमन कांटेक्ट है आपका, तो बहुत ही फायदेमंद होगा। मेरे लिए खासकर मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ थे, तो हमेशा हर एग्जाम के बाद वो नंबर तो पूछते थे, और उससे ज्यादा पूछते थे कि खुश हो कि नहीं। तो जैसे हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता रहता है, जैसे किसी का मोबाइल फोन हो गया, किसी का कुछ और डिस्ट्रैक्शन। तो आपकी प्रिपरेशन के टाइम आपका कुछ डिस्ट्रैक्शन था? हाँ, तो मैं थोड़ा मोड़ा पॉलिटिक्स देखता हूँ, मतलब कवर करता था, बट फाइनल टाइम में आप क्या कीजिए कि एक, अगर आपका फोन डिस्ट्रैक्शन है तो कुछ एप्स आती हैं, जैसे एक योर आर ऐप है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीजों को लॉक कर देता है। अगर आप एक आधा घंटे से ज्यादा यूट्यूब चला रहे हैं, या आप 2 घंटे से ज्यादा कोई सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो आधे घंटे के ऊपर उसको लॉक कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपने फोन से कुछ दिन दूरी ही बना लीजिए। और डिस्ट्रैक्शन तब आता है जब आपको इंटरेस्ट नहीं होता, और अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू Yeah. सब्जेक्ट को हैंडल करें तो डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। ये मैंने नोटिस किया है कि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन बनाए तो आपका इंटरेस्ट भी लगा रहेगा और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी तो प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए। अगर आपकी प्रोग्रेस खराब होगी तो डिस्ट्रैक्शन आना भी कम होगा, क्योंकि तब आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर किया था, तो उस समय बोर्ड का भी प्रेशर था आपके पास और नीट का भी प्रेशर था, तो क्या बोर्ड में आपके ठीक ठाक नंबर आ गए थे? हाँ, बोर्ड में मेरे 96% नंबर आए थे, 96%। तो दोनों को मैनेज करना बहुत कठिन रहा होगा आपके लिए, बोर्ड प्लस नीट। हाँ, देखिए, जो बोर्ड और नीट दोनों दे रहे हैं, बट केवल बायोलॉजी स्ट्रीम है, उनके लिए टेंशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको ना बायोलॉजी तैयार करनी है ना केमिस्ट्री तैयार करनी है अलग से। उन्हें केवल फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स और उनकी डेरिवेशन, फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स तैयार नहीं करनी, उनकी बस डेरिवेशंस तैयार करनी है। पर मेरे और एक इंग्लिश होगा या फिर जो साइड सब्जेक्ट, तो मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मेरी मैथ्स साइड सब्जेक्ट थी, तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से ध्यान दी थी। मैथ्स अपनी तैयारी की थी अलग से। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल होता है बहुत लोगों का, फिजिकल एक्सरसाइज या क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन, इसको फिजिकल एजुकेशन किसी का होता है, किसी का म्यूजिक होता है, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। उसके लिए आपको मुश्किल से 10 दिन लगेंगे। और जो बाकी बायोलॉजी की आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है, आप नीट का पढ़ते रहिए। अंत में एग्जाम से पहले बस ये दिमाग में रखिएगा कि कैसे पेपर को सजा कर आना है, क्योंकि पेपर में अगर आपके नंबर अच्छे, पेपर में आपके नंबर तभी अच्छे आएंगे जब आप अच्छा लिखने के साथ साथ पेपर को थोड़ा सजा भी पाए। तो आप नॉलेज पूरी रखिए। अगर आपको नीट की तैयारी है तो आप फिजिक्स की बस डेरिवेशन जानना है एक्स्ट्रा, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आप न तैयार करके भी जाए। मैं बिना तैयारी के गया था केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, पर नीट में जितना आपको पढ़ाया जाता है वो मोर देन सफिशिएंट है बायोलॉजी में 100 लाने के लिए। मेरे बायोलॉजी में 99 आए थे, बिना तैयारी के गया था, क्योंकि मैंने नीट की तो सब कुछ पढ़ रखी है। और अगर आपने नीट का सब कुछ पढ़ रखा है, एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे है, तो आप बोर्ड मिस ही नहीं कर सकते। केवल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और इंग्लिश की तैयारी कीजिए, बाकी किसी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं बोर्ड की। तो आप अपनी इस सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं जो आपको आईएमएस बीएचयू में एडमिशन मिला है? मोस्टली मम्मी पापा को और कोचिंग को। कोचिंग में भी, हमारे कोचिंग में एग्जाम्स बहुत होते थे, तो एग्जाम्स और मम्मी पापा, यही 3 चीजें हैं जो। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल जिसे आप भूलना नहीं चाहते हो कभी, और आप भूल भी नहीं सकते उसे?
नीट की प्रिपरेशन नीट से रिलेटेड? है। यस। हाँ, नीट से एक जब एग्जाम खत्म हो गया था तो मुझे इतना तो पता था कि मेरे कम से कम 680 के ऊपर आएंगे, इतना पता था कि 680 के ऊपर आएंगे, एग्जाम के बाहर आया था। जहां मैं एग्जाम देने गया था वो रांची से, मतलब हमारे घर से कम 10-12 किलोमीटर दूर था। तो बाइक से आने का वो सफर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जितना रिलैक्स्ड फील कर रहा था, जितना खुशी फील हो रहा था कि चलो ये एग्जाम खत्म हुआ और मैंने बहुत अच्छा किया है, तो वो रिलैक्सेशन वाला फीलिंग, ओवर द टॉप फीलिंग जो है वो कभी नहीं भूलना चाहूंगा और ना भूल पाऊंगा। और जब आपका रिजल्ट आया तो उस समय आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग थी? मिक्स्ड फीलिंग थी, क्योंकि इतना पता था कि 685 आने वाला है, पर ये नहीं पता था कि 400 के आसपास रैंक आ जाएगा। हमें लगा था कि 200 250 के आसपास रैंक आएगा। तो थोड़ा खुशी तो थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बट ये भी था कि कहीं हल्का सा सिली मिस्टेक के कारण इधर हो गए। पर तो सबके गांव वालों से बात किया तो गांव में पहला डॉक्टर बनने वाला हूं, तो बाकी बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी। उसके बाद तो मतलब गांव में मेरे नाम पे बहुत जगह पूजा वगैरह हुई, बहुत खुशी का माहौल था। तो ये जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ वो काफी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो अगर आप चाहते तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप बता दीजिए कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग और रिलेटिव रहते हैं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, और आज आप इस मुकाम पर हैं, और अगर वो आपकी ये वीडियो देखें तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो इस आंसर को जरूर दूंगा, क्योंकि 1 साल पहले ही मुझे स्कूल से निकाला गया। इवन दो मेरा स्कूल में रिजल्ट खराब नहीं था, डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे, जहां उन्हें पहले से पता था कि वो मुझे निकाल सकते थे। तो मैं तो उन्हें जरूर उत्तर देना चाहूंगा कि आप किसी की तकदीर बदल नहीं सकते। आप किसी को डिमोटिवेट करके अपना ही खराब करेंगे। दूसरे का जिसके लिखा बोला जाता है ना कि जाको राखे साइया, तोड़ सके ना, मार सके ना कोई। सके ना कोई, तोड़ सके ना कोई। वही है, सच को आप चिंतित कर सकते हैं, सच को आप पराजित नहीं कर सकते। जो जिन लोगों ने, मैं ये तो नहीं बोलूंगा मेरी भी गलती थी स्कूल से निकाले जाने के कारण, पर क्या उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ लिया? बिल्कुल नहीं। 1 साल के अंदर मैंने, एक तो साल 10 महीने थे जब मैं, जिस दिन से मैंने तैयारी शुरू की, और अगर नीट अपने तय दिन पे होता, यानी कि 3 मई को होता, तो मात्र 10 महीने थे, 10 महीने से भी कम समय था, और मैंने इतने समय में तैयारी भी करी। ये उन लोगों के मुंह पे चाटा ही है। और बाकी मैं उनके खिलाफ कोई इलविल नहीं रखता। भगवान सबका देख रखवाला है, वो जिसको जितना देता है उतने सबको मिल ही जाता है। वो जितना लिखता है वो सबको मिल जाता है। और तो मतलब आपने सिर्फ अगर आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। अगर आपको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका खराब समय चल रहा है, तो एक बात याद रखिएगा कि भगवान जो है, अगर आप भगवान में भरोसा रखते हैं, तो भगवान जो है वो किसी अनडिजर्विंग आदमी को अच्छी चीज नहीं देते। इसीलिए आप आपका टेस्ट ले रहे हैं। जो बुरा समय है वो आपका बस टेस्ट है कि आप डिजर्विंग है कि नहीं। वो बुरा समय आपका टेस्ट है। अगर आप उस टेस्ट में सफल होते हैं तो वो बुरा समय भी खत्म होगा, और उसके बाद आपके साथ अच्छी चीजें भी होंगी, बहुत अच्छी चीजें होंगी। तो इसका मतलब आपने सिर्फ 10 महीने की कड़ी मेहनत से नीट एग्जाम को क्रैक किया है? हाँ, पर ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही ज्यादा तेज हूं दिमाग से, या इसने कर लिया, ये इसने तो पहले से भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया 11th में मेरे बहुत ही खराब नंबर थे। बायोलॉजी में मेरे 57 थे, 57 आउट ऑफ 100। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं जिस कोचिंग में था वहां बहुत ज्यादा संख्या थी ड्रॉपर्स की, और मैं हिचकिचाता नहीं था किसी भी ड्रॉपर पूछने में कौन से रिसोर्सेज यूज करूं। और उनमें से कुछ ड्रॉपर्स अभी एम्स दिल्ली में हैं, तो अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए आपकी। तो मेरी गाइडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ड्रॉपर अगर आपके अगल बगल हैं तो उनसे पूछिए कि उनकी गलतियां क्या थी।
और वो गलतियां अवॉइड कीजिए। आप 6 महीने के अंदर नीट कम से कम समय 6 महीने के अंदर भी निकाल सकते हैं, आपके पास अगर सारी रिसोर्सेज हो और आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी हो। तो मतलब लोगों ने सिर्फ ये हवा बना रखा है कि 1 साल में नहीं क्रैक होता, ड्रॉप लेना पड़ता है, ड्रॉप लेना पड़ता है। आपने तो सिर्फ 10 महीने में कड़ी मेहनत से ये कर दिखाया है, तो इसका मतलब ये कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और गाइडेंस जरूरी है। नीट के लिए बस 2 चीजें जरूरी हैं, मेरे से कोई भी पूछे तो। पहला, डिप्रेशन को दूर रखना, और दूसरा, पढ़ना है। ये चीजें सीख कर रखना अच्छे से। तो कुछ प्रिपरेशन टिप्स देना चाहते हैं आप हमारे नीट एस्पिरेंट्स को? कुछ प्रिपरेशन टिप्स दीजिए अपनी तरफ से। हाँ, मेरी प्रिपरेशन टिप्स आपको मैं अब प्रिपरेशन टिप्स ये हैं कि आप सबसे पहले डिप्रेस कभी मत होइए और एक मिनिमम क्वेश्चन लिमिट बनाकर रखिए। जिस दिन एग्जाम भी ना हो उस दिन एक लिमिट बनाकर रखिए कि मैं आज कम से कम हर दिन बायो के 100 सवाल करूंगा, फिजिक्स के 20 सवाल करूंगा और केमिस्ट्री के 50 या 80 सवाल करूंगा। मतलब कि आप कम से कम 200 सवाल एवरेज दिन भी बनाइए। 200 सवाल बनाने के लिए आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 घंटा में 200 सवाल बनाइए डेली, इवन दो वो आपका नीट का प्रिपरेशन का पहला महीना हो। क्योंकि अगर आप बहुत सवाल लगाएंगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगी, आपके रिफ्लेक्स में हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा आंसर मारने से पहले। और पढ़ाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच 50-50% का रेशियो रखिए। मतलब कि अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं तो 2.5-2.5 घंटा का स्लॉट, 2.5 घंटा पढ़ना है और 2.5 घंटा प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा टेस्ट बहुत ज्यादा दीजिए अंत के समय में, हर दिन एक टेस्ट। मतलब लास्ट 2 महीने में 60 टेस्ट, लास्ट 2 महीने में आपके कम से कम 60 टेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा आप फिजिक्स पर क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी ज्यादा कीजिए और 2 रिसोर्सेज मैं बोलूंगा जरूर से जरूर बनाइए। एक रिसोर्स है, बुक है पतली सी आती नीट की, उसको नाम है उसका एनसीईआरटी टैबलेट। वो छोटी सी किताब है जिसमें 11th और 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी छोटे से ही बुक में पैक्ड है। बहुत अच्छी रिसोर्स है। मैंने उस रिसोर्स का इस्तेमाल किया तो मेरे बायोलॉजी में 65-70 से सीधा 85+ नंबर आने लगे। और एक एलन की फिजिक्स की आती है, फिजिक्स गुटका। ये 2 चीजें हैं, ये ऐसा लगता है कि ये रामबाण है उन 2 सब्जेक्ट्स के लिए। बायोलॉजी की एनसीईआरटी टैबलेट हरिओम गंगवार द्वारा लिखी हुई है, एनसीईआरटी टैबलेट बाय हरिओम गंगवार। और केमिस्ट्री की फिजिक्स की एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है, फिजिक्स गुटका एलन की। ये 2 चीजें आप बिल्कुल ऐसे याद कीजिए जैसे ये बेसिक्स हो आपके, क्योंकि ये 2 चीजें आपको याद हो गई तो आपका फिजिक्स में कोई 40-43+ आने से कोई नहीं रोक सकता और बायोलॉजी में 85+ लाने से कोई नहीं रोक। ठीक, हम ट्राई करेंगे कि जो आपने बुक बताया उसका बाई लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, स्टूडेंट वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो नीट एस्पिरेंट्स को मोटिवेट रहे, वो हमेशा डिमोटिवेट ना रहे, इसके लिए कुछ टिप्स आप दीजिए अपनी तरफ से। हाँ, पहला प्राइमरी सोर्स कि अगर आप जैसे एमबीबीएस मोटिवेशन फैमिली से आप अगर जुड़े हैं या फिर किसी भी चैनल यूट्यूब फैमिली से, हाँ, चैनल को फॉलो करते हैं तो आप सिंगल चैनल फॉलो कीजिए, ज्यादा इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अपने मम्मी पापा से रेगुलरली बात कीजिए, रेगुलरली। वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा आपकी भलाई का ही सोचते हैं। वो आपको हर एक दुविधा से पार ला सकते हैं। आप कितने भी डिप्रेस हो जाएंगे वो आपका मूड लाइट कर ही देंगे, आपको खुश कर ही देंगे। और बाकी जिंदगी में कोई एग्जाम जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है खुश रहना। तो अपने मम्मी पापा से रेगुलरली बात कीजिए, एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा और डिप्रेशन भी कभी नहीं आएगा। तो अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो
काफी बेहतरीन टॉपिक है और उसे हर स्टूडेंट की जरूरत है और उसे सिर्फ एक एमबीबीएस और मेडिकल स्टूडेंट ही बता सकता है। तो हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है डिप्रेशन। अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेस फील करता है तो उसका क्या निवारण है, क्या उसको करना चाहिए उस टाइम? हाँ, डिप्रेशन का निवारण, देखिए मैं तो बहुत ही एक अजीब तरीका फॉलो करता था। हमारे एक टीचर ने बोला था कि कोई भी दिमाग में गाना सोच लो और उसके बाद, जैसे एक गाना नहीं है वो तेरा होके रहूंगा, तो ये सोचने के अलावा जो तुम एंड रिजल्ट सोच रहे हो अपना, उसके जगह अपनी एक वाइट कोट सोच लो, अपना एक रुतबा सोच लो, अपनी जो तुम एक डॉक्टर बनने के बाद मिलेगा। पर्सन स्पेसिफिक मत सोचो कि मुझे किसी के लिए करना है, ये मुझे अपने लिए करना है और क्या जो रिजल्ट है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आती रहेंगी। एक बार सक्सेस आपके पास आ गया तो हर चीज आ जाएगी। पैसा आने के बाद सब कुछ आ जाता है आपके पास, शोहरत आ जाती है, इज्जत आ जाती है। तो रिजल्ट, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए काम करो, ना कि किसी चीज को पाने के लिए करो। और बाकी डिप्रेशन से लड़ने का एक ही तरीका है, आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए। और वही तो मैं देख रहा था, मैं इसका पहले भी दर्शक रहा हूं इस चैनल का, तो इसमें जो गाने डालकर देखे जाते हैं, तो आप किसी पर्सन स्पेसिफिक लड़के या लड़की के लिए मत सोचिए, बल्कि अपने रिजल्ट के लिए सोचिए। अपने रिजल्ट को मतलब अपना आशिक बनाइए, तो आप कभी भी मतलब ना नीचे जाएंगे या आपका रिजल्ट खराब होगा। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हम इस इंटरव्यू सेशन के लास्ट में आ गए हैं, तो जाते जाते कुछ लाइंस कहना चाहेंगे आप नीट एक्सपीरियंस और हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, एक लाइन मैं बहुत ही अच्छा कहना चाहूंगा कि ये मतलब एपिक्टेटस एक स्टोइक फिलोसोफर है, उनकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है। लाइन कहती है कि द मोर यू केयर अबाउट द थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, द मोर यू लूज कंट्रोल। मतलब आप जितना उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कंट्रोल उन चीजों पर और कम होगा। इसका मतलब ये हमारी नीट प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा फिट करती है। हम आधा टाइम पढ़ने की जगह आधा टाइम ये सोच देते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, वो तो दिमाग से तेज है। अगर वो दिमाग से तेज है और आप अगर आप ये सोचते भी हैं, जो कि जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं, अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो आपके वश में नहीं है वो। तो आप उसके बारे में सोचेंगे जितना, उतना आपका कंट्रोल रिजल्ट से हटेगा। उसकी जगह, सोचने की जगह अगर आप सही में पढ़ाई कर दें तो आपका रिजल्ट पे ज्यादा कंट्रोल रहेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं लाइन कि द मोर यू थिंक अबाउट थिंग्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, द मोर यू लूज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। यस सर। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आपको नीट प्रिपरेशन टिप्स रिलेटेड जानकारी के लिए अपने चैनल पे फीचर करेंगे। तो सर आपसे मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक।